Hello students, today in the fourth lecture of Income Tax Law and Practice 1, we are going to start with our first unit of second main point is definitions under the Income Tax Act of 1961. So in this session, I teach you next three important definitions of income tax, that is previous year, assessment year and income. So what is previous year? Let us read out first from the slide itself. The financial year in which income is earned is known as previous year. Is everybody aware of the fact that in income tax, the financial year starts with 1st April and ending on 31st March? It is not a calendar year, January to December. The financial year of income tax is 1st April to 31st March. The financial year in which you can earn income is known as previous year. So now the question is every year is the previous year? क्या हर साल प्रीवियस ईयर होता है? तो हाँ, बिल्कुल होता है, क्योंकि हर साल आप कुछ ना कुछ कमाते हो। जिस साल आपने कुछ कमाया है उसे यहाँ पर कहा जाता है प्रीवियस ईयर की इनकम। सो इट इज़ ऑफ 12 months period commencing from the 1st April and ending on 31st March of the next year। यानी कि यह 12 महीने का होता है और 1st अप्रैल से शुरू होकर 31st मार्च तक खत्म हो जाता है। इट कैन बी ऑफ लेस दैन 12 मंथ इन केस ऑफ, यानी कि 12 महीने से प्रीवियस ईयर कम भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं 2018-19 को, यानी कि इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो 1st अप्रैल 2018 से 31st मार्च 2019 तक। लेकिन मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर पहली बार कमाना शुरू किया है 1 जून 2018 से, तो 1 जून 2018 है वो कौन से ईयर में आता है, तो वो 2018-19 में आता है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर तो 2018-19 ही रहेगा, लेकिन जो भी हमें यहाँ पर पीरियड है वो 1 जून से कैलकुलेशन होगा, यानी कि 1 जून 2018 टू 31 मार्च 2019 तक। ओके, तो यहाँ पर जब भी आप पहली बार कमाना शुरू करोगे तभी से ही प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। So it can be less than of 12 months in case of newly set up business or profession which starting with the date of commencement of business or profession and ending with the 31st March. So it is known as previous year. Or it also can be less than 12 months in case of newly source of income which starting with the date when income comes into existence and ending with 31st March is also known as previous year। अगर आपने यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया है तो जिस दिन से स्टार्ट किया गया है बिजनेस तब से लेकर के ख़त्म होगा तब तक का जो भी यहाँ पर पीरियड रहेगा उसे हम कहेंगे प्रीवियस ईयर की इनकम। और अदर सोर्स में से भी अगर आपकी इनकम हो रही है तो मान लीजिए कि ऐसे इनकम है, किराए की इनकम, जॉब शुरू हो गई है तो उसकी इनकम, सैलरी की इनकम, जो भी इनकम है यहाँ पर वो फाइनेंशियल ईयर हमारा जो भी रहेगा उस दिन से इनकम एग्जिस्टेंस में आएगी। तो तब से लेकर के जब तक कि 31 मार्च तक ख़त्म होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, तब तक की इनकम को यहाँ पर हम कहेंगे प्रीवियस ईयर की इनकम। ओके, तो फिर से अगर हम डेफिनेशन को देखें तो प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज नोन एज प्रीवियस ईयर। It is of 12 month of period commencing from 1st April and ending on 31st March of the next year. It can be less than 12 months in case of newly set up business or professions which starting with the date of commencement of business or profession and ending with 31st March. Or it also can be less than 12 months in case of new source of income which starting with the date when income comes into existence and ending with the 31st March are also known as previous year। ओके, तो यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर के डेफिनेशन को देखा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और फर्स्ट एग्जाम्पल इज़
A is running a business from 2015 onwards. Determine the previous year of the assessment year 2019-20. ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल नंबर 1 की, तो A 2015 से बिजनेस कर रहा है, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्या होगा, जहाँ पर असेसमेंट ईयर दिया गया है 2019-20। ओके, तो यहाँ पर हमने असेसमेंट ईयर क्या है तो वो तो देखा ही नहीं, पहले हमने प्रीवियस ईयर ही देखा है। तो आइए सबसे पहले हम असेसमेंट ईयर क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद में फिर से हम एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, सो आवर सेकंड डेफिनेशन इज असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर होता है प्रीवियस ईयर के जस्ट इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर। ओके, अगर प्रीवियस ईयर 2018-19 में आपने इनकम अर्निंग की है तो इस पर आपको टैक्स देना होगा अगले साल, यानी कि 2019-20 में। 19-20 में भी अपने आप में ही प्रीवियस ईयर होगा, क्योंकि 2019-20 में भी आप इनकम अर्न तो करोगे ही, लेकिन 2019-20 का टैक्स आपको कब देना होगा, तो वो आपको देना होगा अगले साल, यानी कि 2020-21 को, राइट। तो जब भी हम टैक्सेस की बात करते हैं, पुराने प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, तो उसी ईयर को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जैसे कि प्रीवियस ईयर 2018-19 में इनकम अर्निंग की गई है, उसका टैक्स हमें देना होगा 2019-20 में, लेकिन असेसमेंट ईयर 2019-20 भी प्रीवियस ईयर रहेगा, तो हाँ बिल्कुल रहेगा, क्योंकि असेसमेंट ईयर 2019-20 में भी इनकम अर्निंग होगी, इसका टैक्स हमें देना होगा अगले साल, यानी कि असेसमेंट ईयर 2020-21 को। Okay, so assessment year is the financial year in which income earned in previous year is taxed is known as assessment year. Assessment year means the period of 12 months starting from 1st April and ending on 31st March of the next year. For instance, the assessment year 2019-20, which will commence on 1st April 2019, will ended on 31st March 2020. Income of previous year of an assessee is taxed during the next assessment year at the rates prescribed by the relevant financial act. हर फाइनेंशियल एक्ट अलग अलग रेट्स बताता है यहाँ पर, सो टैक्सेस टैक्सेस भी रिलेवेंट फाइनेंशियल एक्ट के हिसाब से ही यहाँ पर कैलकुलेशन की जाती है। मैं आपको बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर किस ईयर के साथ रिलेवेंट होता है, जिससे कि फाइनेंशियल एक्ट 2008 है, तो वो रिलेवेंट होगा प्रीवियस ईयर 2018-19 के लिए। ओके, जिसकी इनकम पर टैक्स देना होगा हमें असेसमेंट ईयर 2019-20 में। फॉर एग्जाम्पल, A is running a business from 2015 onwards. Determine the previous year of the assessment year 2019-20. यानी कि 2015 से A का बिजनेस चल रहा है, असेसमेंट ईयर 2019-20 का प्रीवियस ईयर यहाँ पर क्या होगा, तो असेसमेंट ईयर 2019-20 का प्रीवियस ईयर यहाँ पर रहेगा 1st April 2018 to 31st March 2019. Okay, so now let us check our second example. A chartered accountant set up his profession on 1st July 2018. Determine the previous year for the assessment year 2019-20. Okay, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पूरा अपना प्रोफेशन सेटअप किया हुआ है 1 जुलाई 2018 से, तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2019-20 का प्रीवियस ईयर क्या होगा, तो प्रीवियस ईयर रहेगा यहाँ पर 2018-19 रहेगा। ओके, लेकिन इसके पीरियड की बात अगर हम करें तो 1 जुलाई 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक रहेगा। ओके, तो यानी कि 1 जुलाई 2018 से शुरुआत होगी और 31 मार्च 2019 को ये ख़त्म हो जाएगा। अब बात आती है कि असेसमेंट ईयर भी 12 महीने से कम हो सकता है, तो नहीं, असेसमेंट ईयर कभी भी 12 महीने से कम नहीं हो सकता, लेकिन प्रीवियस ईयर है वो सिर्फ एक ही बार कम हो सकता है, जब भी हम
कोई नया बिजनेस या नई इनकम जनरेट कर रहे हैं तब ये 12 महीने से कम प्रीवियस ईयर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों की डेफिनेशन को विथ एग्जांपल देखा। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन को देखेंगे, यानी कि डेफिनेशन ऑफ इनकम। Okay, the definition of income as per the Income Tax Act begins with the word income includes. Means अगर हम इनकम टैक्स में इनकम का मीनिंग लेते हैं तो यहाँ पर वास्ट मीनिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर इनकम है उसमें सारी की सारी इनकम्स है वो कंसिडर की जाती है। यानी कि व्यक्ति की इनकम को जो 5 हेड्स के सोर्सेस में कंसिडर होती है तो वो सारी की सारी इनकम है वो इनकम टैक्स के इनकम में कंसिडर की जाती है। इसी कारण से इनकम टैक्स में इनकम की डेफिनेशन को इंक्लूसिव डेफिनेशन बताया गया है। यहाँ पर इनकम को कंसिडर करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं। तो चलिए इसे हम देखते हैं। फर्स्ट, certain important principles relating to income are discussed below. Income in general meaning a periodic monetary returns which accrues or is expected to accrue regularly during definite sources. However, under the Income Tax Act, even certain incomes which do not arise regularly are treated as income for tax purposes. For example, winning from lotteries, crossword, puzzles, etc. ओके, ऐसी इनकम जो रेगुलरली एक्रू होती है और आपको डिफाइनेट सोर्सेज से मिलती हो उसे हम इनकम कहेंगे। लेकिन अगर हम इनकम टैक्स में इनकम की बात करें तो यहाँ पर इनकम रेगुलरली अराइज ना हो तो भी इसे हम इनकम टैक्स में एज ए इनकम ही मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एक्सेट्रा। यहाँ पर सारी की सारी इनकम कैजुअल इनकम्स दी गई है जो रेगुलर इनकम्स में नहीं आती, फिर भी हम इनकम टैक्स में इनकम की तरह ही इसे कंसिडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर फिर से हम इनकम की डेफिनेशन है रीड करें तो income means the definition of income as per the Income Tax Act begins with the word income includes. Therefore, it is an inclusive definition. Certain important principles related to incomes are discussed below. First is income in general means a periodic monetary returns which accrues or it expected to accrue regularly from definite sources. However, under the Income Tax Act, even certain incomes which do not arise regularly are treated as income for tax purposes. For examples, winning from lotteries, crossword puzzles, etc. Okay. Then our second point is income normally refers to revenue receipts. यानी कि इनकम में रेवेन्यू रिसिप्ट्स इनकम ही ली जाती है। Capital receipts are generally not included with the scope of income. यानी कि कैपिटल रिसिप्ट्स को एज ए इनकम टैक्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम इनकम टैक्स में कैपिटल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्लूड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल्स, इनकम टैक्स में एक हेड्स आता है कैपिटल गेन का, तो हमें जो भी इनकम कैपिटल एसेट्स सेल करके मिलती है उसे हम इस हेड यानी कि कैपिटल गेन के हेड में कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, गेन्स ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स लाइक लैंड। ओके, सो अवर नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इनकम इज income means net receipt and not gross receipts. Income means net receipts and not gross receipts. यानी कि इनकम में हम नेट इनकम को इंक्लूड्स करते हैं, ग्रॉस इनकम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं।
मीन्स कि जो नेट इनकम है वो कैलकुलेट होती है ग्रॉस इनकम में से एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो डिडक्ट करके बाद में जो भी अमाउंट हमें मिलेगी उस अमाउंट को हम इनकम मानकर इनकम टैक्स में उसे कंसिडर करेंगे. ओके, सो अवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज income is taxable either due basis or receipt basis. ओके, जैसे भी इनकम आपको मिले फिर वो चाहे ड्यू बेसिस से मिल रही हो इनकम या रिसिप्ट बेस से मिल रही हो उसे हम यहाँ पर इनकम ही मानेंगे, यानी कि सारी की सारी इनकम ऐसे इनकम ही कंसिडर होगी. जैसे कि हमारे दोनों हेड्स इनकम अंडर द हेड्स PGBP यानी कि प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मेथड में से जो भी इनकम आ रही है उसे हम एज ए इनकम कंसिडर करेंगे. ओके, so our point is for computing income under the head PGBP and income from the other sources, the method of accounting regularly employed by the SSE should be considered, which can be either cash system or mercantile system. Okay. So फिर से पूरी की पूरी डेफिनेशन इनकम की हम रिपीट करते हैं विथ प्रिंसिपल के साथ. द डेफिनेशन ऑफ इनकम एज पर द इनकम टैक्स एक्ट बिगिंस विथ द वर्ड इनकम इंक्लूड्स. देयरफॉर इट इज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन. Certain important principles related to income are discussed below. First principle is in general means a periodic monetary returns which accrue or is expected to accrue regularly from definite sources. However, under the Income Tax Act, even certain income which do not arise regularly are treated as income from tax purposes. For example, winning from lotteries, crossword puzzles, etc. Then our second principle is income normally refers to revenue receipts, means capital receipts are generally not included within the scope of income. However, the Income Tax Act has specifically included certain capital receipts within the definition of income, that is capital gain on sale of a capital assets like land. Third principle is income means net receipt and not gross receipts. Net receipts are arrived at after deducting the expenditure incurred in connection with earning such receipts. The expenditure which can be deducted while computing income under each head. And the next principle is income is taxable either due to basis or receipt basis. For computing income under the head profit or gain of business or profession and income from other sources, the method of accounting regularly employed by the SSE should be considered, which can be either cash system or mercantile system. Okay, so next is income earning in a previous year is chargeable to the tax in the assessment year. Means previous year is the financial year ending on 31st March in which the income has accrued or received, and the last principle is assessment year is the financial year, means ending on 31st March. The following is the previous year. The income of the previous year is accessed during the assessment year following the previous year. Okay. तो चलिए अब हम देखते हैं इनकम्स में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट्स और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. ओके, प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस इंक्लूडिंग एनी बेनिफिट्स एंड perquisites obtained in courses of such business और प्रोफेशंस. यानी कि प्रॉफिट और गेन में से जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है ऐसा इनकम, उसे हम यहाँ पर ऐसा इनकम इंक्लूड करेंगे. परक्विसाइड्स मीन्स अदर फैसिलिटीज़ जो भी एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है उसे भी हम ऐसा इनकम ही मानेंगे. फिर चाहे वो मॉनेटरी फंड में हो या नॉन मॉनेटरी फंड में हो, इकोनॉमिकल हो या नॉन इकोनॉमिकल हो.
ओके, तो वो सारी की सारी इनकम्स है वो इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और बिजनेस फ्रॉम प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के हेड में ही आएगी। ठीक है, उसके बाद इनकम इंक्लूड्स दिया गया है सैलरी इनकम इंक्लूडिंग एनी बेनिफिट्स अलाउंसेस बेनिफिट्स और परक्विसाइड्स ऑब्टेन इन एडिशन टू और इन ल्यू ऑफ सैलरी। यानी कि हमारी सैलरी हेड में जो भी इनकम हम कंसिडर कर रहे हैं वो सैलरी के रिलेटेड जो भी इनकम हो रही है उसे हम एज ए इनकम इंक्लूड करेंगे। फिर चाहे वो अलाउंसेस हो या ल्यू ऑफ सैलरी हो या सैलरी कोई भी बाकी रहती हो और उसे हम मॉनिटरी फंड में कन्वर्ट करते हो, वो सारी की सारी इनकम है वो यहाँ पर ऐसे इनकम इंक्लूड होगी। थर्ड इज dividend income. Next is winning from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling और betting। बराबर बराबर है कि यहाँ पर विनिंग ऑफ लॉटरीज यानी कि वन टाइप ऑफ कैजुअल इनकम हो गई, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, गेम्स, गैम्बलिंग्स, कि ये सारी की सारी जो भी यहाँ पर इनकम का लिस्ट दिया गया है वो कैजुअल इनकम है, वो रेगुलरली हमें नहीं मिलती। सो सारी की सारी कैजुअल इनकम्स होने के बावजूद भी हमें यहाँ पर इसे एज ए इनकम कंसिडर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। ओके, तो कैपिटल गेन के हेड के अंदर जो भी हमारी इनकम आ रही है एसेट्स की, ओके, तो वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। मान लीजिए कि आपकी इनकम हो रही है कैपिटल एसेट्स को सेल करके या फिर लैंड को ट्रांसफ़र करके, बिल्डिंग हुए, हाउस ट्रांसफरिंग, हाउस तो नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर कैपिटल यानी कि प्रॉफिट के साथ जो भी कनेक्टेड है, एसेट्स के साथ जो भी इनकम आपकी कनेक्टेड है वो सारी की सारी यहाँ पर आएगी एज अ इनकम। नेक्स्ट इज अमाउंट्स रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। And the last is voluntary contribution received by a religious or charitable trust or scientific research association or a sports promotion association। यानी कि इसमें से जो भी इनकम हमारी हो रही है उसे हम ऐसे इनकम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा लिस्ट रहेगा इनकम्स का। फिर से अगर हमें ये लिस्ट देखें तो प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन इंक्लूडिंग एनी बेनिफिट्स एंड प्रिक्विसाइड्स ऑब्टेन इन कोर्स ऑफ सच बिजनेस और प्रोफेशन। नेक्स्ट इज इनकम इंक्लूड सैलरी इनकम, any benefits, allowances, benefits or perquisites obtained in addition to or in lieu of salary. Then dividend income, then winning from lotteries, crossword puzzles, races, games, gamblings or betting, etc. And income includes capital gain on sale of capital assets, then amounts received under a Cayman insurance policy, and the last one is voluntary contribution received by religious or charitable trust or scientific research associations or a sports promotion associations। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 डेफिनेशंस देखी और प्रिंसिपल्स इनकम के देखे और इनकम के कितने लिस्ट है वो भी हमने यहाँ पर लिस्ट आउट देखा। ओके, तो थैंक यू।